जरा सोचिए, अगर आपके सिर के ऊपर से 3200 किलोमीटर की रफ्तार से कोई लोहे का पुर्जा गुजर जाए, क्या महसूस करेंगे आप? दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ मार्च 1971 में। दरअसल इसराइल की एयर स्पेस में एक रडार ने अचानक से पकड़ा कि उनके एयर स्पेस में कोई 3200 किलोमीटर की रफ्तार से कोई तेज चीज गुजरती हुई नजर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये 1970 का दशक था, समय में बहुत पीछे, उस टाइम इतनी आधुनिक चीजें नहीं थी। तो इसराइल को लगा कि कहीं उन पे एलियन ने अटैक तो नहीं कर दिया। इसराइल ने इस चीज़ की इत्तला सबसे पहले अपने दोस्त अमेरिका को बताया। अमेरिका जब तक आया तब तक इसराइलियों ने को एक बार फिर से महसूस हुआ कि उनके एयर स्पेस से कोई दाखिल हो चुका है। इसराइल ने तुरंत अपनी एयरफोर्स को अलर्ट किया, उनके पायलटों को तुरंत हवा में भेजा और पता करने की कोशिश की है क्या चीज़ होती। रडार में दिख तो रहा था कि सामने कोई चीज़ प्लेन है या कोई तेज रफ्तार में भागती हुई चीज़ है, लेकिन इसराइल के जो पायलट्स थे उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं, उन्हें सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। रडार जरूर दिखा रहा था कि सामने कोई चीज़ तेज रफ्तार में भागती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहानी बताई, इसराइलियों को लगा कि ये एलियन का अटैक है, लेकिन अमेरिकी जानते थे कि कहीं ना कहीं ये सोवियत की प्लेन है जिससे उन्हें डर लग रहा था। दरअसल सोवियत और रूस जो एक ही है नाम, बाद में सोवियत से अलग होकर रूस बन गया। सोवियत और अमेरिका शीत युद्ध के टाइम, अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में, कोल्ड वॉर जो हम सब जानते हैं। दरअसल इस टाइम पे लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोनों देश हथियार बना रहे थे, हथियारों की होड़ थी। दोनों एक दूसरे से, अमेरिका इतना हथियार बना रहा था, रशिया भी हथियार बना रहा था। दोनों का मकसद ये कि दोनों अपने हथियार को बेच सके आने जो पूरी दुनिया को। दोनों चाहते थे कि उनका वर्चस्व कायम रहे। 1960 से लेकर 1970 का जो दशक था, दोनों में होड़ मची थी कि कौन सबसे पहले स्पेस में जाएगा। हालांकि रशिया की इसमें जीत हुई, उसने अपने सबसे पहले एक इंसान, कुत्ते को पहले भेजा, फिर इंसान को भी भेजा सबसे पहले स्पेस में। लेकिन 1970 आते आते, 1969 आते आते अमेरिका ने सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रांग है उनको चांद पर भेज दिया। लेकिन ये तो बात थी स्पेस की, लेकिन यहाँ पे जो होड़ मची हुई थी वो थी कि किसके पास सबसे आधुनिक प्लेन है, सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन है। अमेरिका का दावा था कि उसके पास दुनिया का सबसे तेज चलने वाला फाइटर प्लेन है ब्लैक बर्ड, और उनके पास सबसे ऊंचाई में उड़ने वाला बॉम्बर है। बॉम्बर सबसे बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं, इतनी ऊंचाई में उड़ते हैं कि कोई रडार उनको पकड़ ना पाए, और उनका सिर्फ एक ही काम होता है, न्यूक्लियर वॉरहेड को लेके जाना और किसी भी देश पर हमला कर देना। लेकिन अचानक से 1971 में जब से इजरायली एयर स्पेस में जब ये चीज़ आई कि 3200 किलोमीटर की रफ्तार से कोई प्लेन या कोई लोहे का पुर्जा उनके ऊपर से गुजरा है, तो कहीं अमेरिका को धक्का लगा कि कहीं ये सोवियत की कोई चाल तो नहीं, सोवियत ने कुछ ऐसा तो नहीं बना लिया कि उनसे अमेरिका को खतरा हो सकता है। अमेरिका ने क्या, पूरी अपनी जितनी भी जो जासूसी एजेंसी थी सबको पता करने की कोशिश की कि रूस में क्या चीज़ बन रही है, वो कौन सा ऐसा प्लेन है जिससे अमेरिका को भी खतरा हो सकता है या नहीं। तो अमेरिकियों ने ये ज़मीन पे जासूस भेजे, आसमान में सैटेलाइट लगा दी, आसमान में सैटेलाइट लगा के जितने भी उनके एयरफोर्स फील्ड थे हर जगह पता करने की कोशिश की कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा फाइटर प्लेन रशिया ने बनाया है जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता है। सो सैटेलाइट ने एक तस्वीर जारी की, सैटेलाइट काफ़ी ऊंचाई पे था, तो उन्होंने जो तस्वीर जो जारी की उसमें ये ज़रूर दिख रहा था कि एक ऐसा कोई प्लेन है जिसका विंग काफ़ी बड़ा है। मतलब विंग काफ़ी बड़ा होने का मतलब कि जाहिर सी बात है वो फाइटर प्लेन हो सकता है, और विंग बड़ा होने का मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारे हथियार लगाए जा सकते हैं। तो अमेरिका ने इसका नाम दिया फॉक्स बैट। फॉक्स बैट का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी और बैट का मतलब होता है चमगादड़। तो ये इसे चालाक लोमड़ी और जो कभी पकड़ा ना जाए, जो जिसे पकड़ा ना जा सके। अमेरिका ने ग्राउंड पे जितनी भी जासूस भेजे कुछ ना कुछ मतलब कोशिश करके भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि रशियंस ने ऐसी कौन सी मशीन बनाई है, ऐसी कौन सा फाइटर प्लेन बनाया है जिसकी भनक अमेरिका को नहीं लग पा रही है। अमेरिका कोशिश करते रहता है, साल ब साल बीतते जाते हैं। 1970 में जो बना प्लेन 1971 में इजरायली एयर स्पेस में दिखा। 1976 तक लगातार 6 साल कोशिश के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कोशिश के नाम पर उनके पास ये थी कि सैटेलाइट से एक तस्वीर आई थी इजरायली एयर स्पेस में, दो बार ऐसी कुछ चीज़ें देखी गई थी जो अमेरिका को लग रहा था शायद ये रशियन हो सकते हैं। फिर होता यह है कि जापान की बादलों को चीरते हुए एक ग्रे कलर का या स्टील ग्रे कलर का एक विमान नीचे उतरता है, जिसके विमान पे एक स्टार, लाल रंग का स्टार बना होता है। लाल रंग के स्टार से मेरा मतलब है कि एक रशियन प्लेन है। रशियन प्लेन और जापान की बादलों को चीरता हुआ, अगर मैं आपको बता दूं एयरपोर्ट का नाम, तो उस एयरपोर्ट का नाम था हाकोडाटा एयरपोर्ट। 6 सितंबर 1976 का वो खास दिन था जब अमेरिकियों के हाथ रशियन का बनाया हुआ खजाना हाथ लग गया, जिसकी तलाश वो पिछले 6 सालों से कर रहे थे। वो सीधा उनके हाथ पे आके बैठ गया। जापानियों को लगा कि ये चीज़ है क्या, इनकी ज़मीन पे कहाँ से उतरी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे कहानी बता दूं। दरअसल जब पहली बार ये प्लेन देखा गया,
बादलों को चीरते हुए सीधा लैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो दरअसल हकारोडाटा जो एयरपोर्ट था काफ़ी छोटा रनवे था उसका। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर वो लैंड होता है, घसीटते हुए आगे पहुंचता है और कुछ दूर जो घास और ज़मीन थी उसमें रगड़ता हुआ आगे पहुंच जाता है। पीछे से क्या करते हैं कुछ लोग, जो सिक्योरिटी वाले जो पर्सनल्स होते हैं, वो पीछा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कॉकपिट खुलता है, उसमें से एक पायलट निकल के 2 राउंड फायर करता है हवा में और कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं रशिया का पायलट हूँ। इसका नाम अगर मैं बाद में थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, रशियन प्लेन, इस प्लेन का नाम था मिग-25। मिग-25 जो अगर मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूं तो मिग-25 उस 1970 दशक का सबसे बड़े प्लेन में से एक था ये, और सबसे आधुनिक प्लेन माना जाता था उस वक्त का। 19.75 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी हाइट है 6.1 मीटर इसकी हाइट है। जब ये खाली होता है तो इसका वजन होता है 20,000 किलो। जब ये पेलोड ले जाता है, पेलोड से मेरा कहने का मतलब जब ये अपने साथ हथियार और मिसाइल ले जाता है, तब इसका वजन हो जाता है 36,720 किलो। लेकिन सबसे अहम बात, जो सबसे बड़ी बात है, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है, ये एक बार में 13,600 किलो तेल अपने साथ लेके उड़ सकता है। तो इतना ज़्यादा तेल और इतनी ज़्यादा तेल की मात्रा, इतना बड़ा फ्यूल टैंक, उसके साथ ये प्लेन कहीं भी जा सकता था दुनिया के किसी भी हिस्से में। तो जापान ही क्यों उतरा ये मिग-25? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मिग-25 से उस वक्त जो पूरी दुनिया खौफ खाती थी, खासकर अमेरिकी एजेंसियां जो चाह रही थी कि किसी तरीके से उनके सीक्रेट प्लान के बारे में, सीक्रेट प्लेन के बारे में पता लगाया जा सके। तो मैं बात करते हैं उस पायलट के बारे में जिस पायलट ने इसे उतारा। 29 साल के पायलट हैं, आपकी स्क्रीन पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है उनकी मिलिट्री आईडी, रशियन मिलिट्री आईडी है इनकी। इनका नाम है लेफ्टिनेंट विक्टर इवानोविच ब्लैंको। 29 साल के थे, रशिया में अच्छे खासे ऑफिसर हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अच्छी तरीके से रहन सहन था। हाँ, ये डाइवर्स ही थे, शादी हो चुकी थी, शादी टूट भी चुकी थी, लेकिन ये थोड़े से खफा चल रहे थे अपने देश से। दरअसल हुआ कि जितनी भी कम्युनिस्ट सरकार थी वो कहती थी कि अमेरिकियों को जो उनकी सभ्यता है, उनकी संस्कृति है, वो ख़त्म हो चुकी है, उनके बस अब कुछ नहीं बचा, अब वो आने वाले समय में बर्बाद हो जाएंगे। तो ब्लैंको को लगता था, विक्टर ब्लैंको को लगता था कि कहीं उनकी सरकार उनसे झूठ तो नहीं बोल रही, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ बोल रहे हैं। ये उनको लगता था। अमेरिकियों में अमेरिका जाना उनका सपना था, लेकिन खुद वो एयरफोर्स पायलट थे तो वो अमेरिका नहीं जा पा रहे थे। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं इस देश से कैसे बाहर निकलूं, और अगर मैं अमेरिका जाता भी हूं और एक तो ऐसा मैं रशियन पायलट हूं तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका रास्ता उन्होंने निकाला कि क्यों ना मैं एक प्लेन को ले जाकर सीधा अमेरिका को सौंप दूं और कहूं कि ये रहा रशियन प्लेन और ये लीजिए और मुझे सिटीजनशिप दे दीजिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रह के अपने आगे का जीवन देखना चाहता हूं। तो 29 साल के विक्टर क्या करते हैं, मैप रीडिंग करते हैं। मैप रीडिंग कहाँ का करते हैं, जापान का करते हैं। तो उन्होंने पहले अपने कोशिश की कि रशिया से अमेरिका कितना दूर है, तो उन्हें पता लगता है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा दूर है, बीच में इतनी समंदर है, तो उन्हें जाने में वक्त लग जाएगा और इतना फ्यूल है नहीं। तो वो घूमते हैं जापान की तरफ। उस वक्त जापान अमेरिका का एलाई था। अगर उनके एयरबेस से लेकर जो जापान की दूरी थी कम से कम 600-650 किलोमीटर के आसपास थी, तो उन्हें मुनासिब लगा कि किसी तरीके से क्यों ना जापान जाया जाए। तो जापान की जितनी भी एयरफोर्स स्टेशन थे उन सबको मैप रीड करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि क्यों ना जब भी मौका मिले तो मैं जापान भाग जाऊँगा। उन्हें मौका मिलता भी है। मौका मिलता है 6 सितंबर 1976 को, जब वो अपने कुछ साथियों के साथ ड्रिल कर रहे थे। जब सारे ड्रिल करते वक्त उन्होंने अपने जो प्लेन था उसमें फ्यूल टैंक भरा, उसके साथ जैसे अपने साथियों के साथ उड़ान भरी तो वो अपने साथियों से अलग हो गए। अब बात आती है कि उन्हें लगा कि कैसे वो रशियन एयर जो रडार है, जापानीज रडार है, उनको कैसे चकमा देंगे। तो इसके लिए उन्होंने तरीका निकाला कि जो समुद्री तल से अगर मैं कहूँ तो 30 मीटर की ऊंचाई इसलिए रखी जाती है ताकि कोई रडार उन्हें पकड़ ना पाएगा। रडार पकड़ता भी है तो ये लगे कि कोई पक्षी या कोई चिड़िया हवा में उस वक्त मंडरा रही है। ये फाइटर प्लेन इतनी कम ऊंचाई पे नहीं उड़ते, क्योंकि फाइटर प्लेन का अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको तो फाइटर प्लेन उस वक्त उड़ते थे 20 किलोमीटर ऊपर, 15 किलोमीटर ऊपर, 20 किलोमीटर ऊपर। 30 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा, आधा किलोमीटर भी नहीं, 30 मीटर बहुत ही कम होते हैं किसी भी फाइटर प्लेन के उड़ने के लिए। तो जैसे ही वो किसी तरह पहले रशियन एयर स्पेस को चकमा देते हैं, जापानी एयर स्पेस को चकमा देते हैं और किसी तरीके से इस एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं। उतरने के बाद कहानी शुरू होती है। दरअसल जितनी भी CIA, FBI तुरंत मौके पर पहुंचती है, जापानी एजेंसियां होती हैं मौके पर पहुंचती हैं, वो प्लेन की पुर्जे को खोल देती हैं। तो जैसे अमेरिकियों के हाथ खजाना लग गया था। अमेरिका जिसका पिछले 6 सालों से जिसकी तलाश कर रहे थे, जहाँ पे एजेंट भेजे गए, सैटेलाइट तस्वीरें लगाई गई, कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक से उनके हाथ क्या है कि सोने से भरी खदान लग गई, जो जब चाहें जैसे चाहें उसको खरोच सकते थे।
तो उन्होंने उनके हर एक पुर्जे को निकाल निकाल के उस पर स्टडी किया। उन्होंने सोचा कि ये प्लेन इतना तेज कैसे भागता है। तो उन्होंने ये चीज़ समझी कि उस वक्त जो उनका सबसे आधुनिक प्लेन था ब्लैक बर्ड, वो बना था टाइटेनियम का। जब प्लेन हवा में होता है और जो 2500-3000 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा होता है तो उस वक्त गर्मी पैदा होती है जिससे प्लेन जल सकता है। अगर समझिए कि कोई प्लेन स्पीड में जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, तो उसमें आग लगने का खतरा होता है। तो रशियन ने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने इस चीज़ को बनाया स्टील से। स्टील गर्मी को काफ़ी सहन कर सकता है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। तो इन्होंने इस चीज़ को बनाने, प्लेन को बनाने के लिए खास तौर पर स्टील का इस्तेमाल किया। रशियन ने इसका भी ध्यान रखा कि जो हैंडमेड हो, ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने नट बोल्ट का जो भी चीज़ें थी सब कुछ रशियन ने वो हर एक बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा। अब बात आती है कि क्या ये अमेरिका को इससे कितना खतरा हो सकता था। तो अमेरिकियों ने दावा किया कि आपने कहा कि ये सिर्फ कागज़ों में शेर है। कागज़ों में शेर से मेरा मतलब कि उन्होंने कहा कि जब ये इतना बड़ा प्लेन था तो इसे लेफ्ट राइट घूमने में काफ़ी वक्त लग सकता था। तो ये जो रशियन का जो MiG-25 था ये सीधा हमला करने में ही सक्षम है। मतलब इसे सिर्फ आप जासूसी हमला करवा सकते हो, या सिर्फ जासूसी या फोटो खिंचवाने में काम आ सकता है, ना कि किसी डॉग फाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉग फाइट से कहने का मतलब कि एक प्लेन जब दूसरे प्लेन का पीछा करता है तो उसको हम डॉग फाइट कहते हैं। तो इनका कहना था कि डॉग फाइट के लिए नाकाम है, ये सिर्फ फोटो खींचने और जासूसी काम में ही आ सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी तेज है और इसके विंग्स इतने बड़े हैं कि ये लेफ्ट राइट नहीं घूम सकता। तो कुछ भी हो, अमेरिका ने अपनी सरकार से कहा और लोगों से कहा कि घबराइए मत, इनका जो रशियन जो प्लेन है ये बेकार में ही हम इससे घबरा रहे थे, ये इतना खतरनाक है नहीं। लेकिन ये तो अमेरिका का दावा था। रशियन पहले तो उन्होंने ब्लैंको से गुस्सा हुए, तो वो चाहते थे कि किसी तरीके से ब्लैंको को वापस जापान भेजे, फिर उसका कोर्ट मार्शल किया जाए। जापानियों ने यहाँ पे ब्लैंको को नहीं भेजा। लेकिन जिस तरीके से FBI और CIA की ब्लैंको ने मदद की, एक एक जो डिटेलिंग बताई, वहाँ पे जो जिम कार्टर थे उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद इनको US सिटीजनशिप दी। तो ब्लैंको विक्टर का सपना था कि अमेरिका जाके रहें। अमेरिका में जैसे ही गए वहाँ पे उन्होंने US एयरफोर्स में उन्होंने नौकरी उन्हें मिल गई। US एयरफोर्स के लिए फिर वो काम भी करने लगे। प्रेसिडेंट से उनको US सिटीजनशिप भी मिला। लेकिन जापानी यहाँ पे थोड़े से नाराज़ थे। जापानियों ने क्या किया, जो भी उनके पुर्जे FBI CIA जब उन्होंने जांच पड़ताल कर ली तो उन्होंने क्या किया, एक साथ उसे भरा और दोबारा रशिया को भेजा। भेजने के साथ उन्होंने एक बिल रखा। बिल में उन्होंने बताया कि जितने भी ये जो डिलीवरी चार्ज है जो हम आपको यहाँ से भेज रहे हैं जापान से लेकर रशिया में, और जो भी नुकसान हुआ है हमारा, जितने भी आपने जापानी एयर स्पेस पे जो वायलेट किया है, उसका बिल होता है $40,000, यानी उस वक्त 30 लाख रुपए का बिल भेजा गया रशिया को। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि रशिया ने वो पैसे अब तक दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ, जापान ने इतना बड़ा बिल रशिया को भेजा और ये उम्मीद कर रहे थे कि उसके पैसे वापस आ जाएं। लेकिन बहरहाल अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी और जानकारी आप ले लें, तो ये जो MiG-25 है ये इतना आधुनिक था कि रशियंस ने इसको बनाना नहीं छोड़ा। उसके बाद पकड़े जाने के बावजूद भी कम से कम 1200 ऐसे MiG-25 बनाए गए। MiG-25 बनाने के बाद अगर मैं कहूँ तो भारत ने भी इसका इस्तेमाल किया। भारत ने 2006 में इसको रिटायर किया। अगर उस वक्त स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते तो आज उम्मीद कर सकते हैं कि MiG-25 आज भी इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होता। लेकिन 2006 में जब स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले तो इंडियन एयरफोर्स को इसे रिटायर करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जो अमेरिकी खोज कर रहे थे, इतने सालों से तलाश कर रहे थे, एक पायलट, खुद के देश का पायलट, रशियन पायलट अपने ही देश का प्लेन चुराता है और उसे जाके अमेरिका के हाथों सौंप देता है और कहता है ये लीजिए खजाना। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।